नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की खबरों पर। हिमाचल प्रदेश मानसून विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। लंबे समय से मानसून सत्र को लेकर मांग उठाई जा रही थी कि अब सत्र की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी पर पूर्ण विराम लग गया है। इस वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण सत्र समय पर आयोजित नहीं हो सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट कर मानसून सत्र की तिथि की घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा कर राहत कार्यों से अवगत करवाया, साथ ही आगामी मानसून सत्र की जानकारी भी दी। इसके उपरांत सचिवालय में सचिवों के साथ बैठक कर प्रदेश में आपदा और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 से 25 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा। प्रदेश में आई आपदा के कारण मानसून सत्र में देरी हुई है। मानसून सत्र को देरी से इसलिए किया गया क्योंकि जब सत्र का आगाज होता है तो उस समय सारे अधिकारी, प्रशासन और पुलिस महकमा सत्र के कार्य में लग जाते हैं। नहीं, ये हर महीने जो मंडे की बैठक होती है उस संदर्भ में बैठक हुई है और आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हुई है कि जो राहत एंड बचाव कार्य है, हेल्थ से संबंधित बात हुई है। तो हर महीने हर सोमवार को सुबह सेक्रेटरीज की बैठक का हमने एक प्रावधान किया है। उस आधार पर ये बैठक हुई है कि कैसे आगे की स्थितियों से निपटना है और किस प्रकार हमने आगे जो हमारे संसाधन है उसका कैसे दोहन करना है। सर, जो सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भी है, आपकी घोषणाएं भी है, उसको लेकर क्या डायरेक्शन दी गई है? नहीं, उसी बारे में बजट में के बारे में हमने चर्चा की है और इस चर्चा करने के बाद अभी तो शुरू हुआ है। अभी फिर जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे। इस दृष्टिकोण से ये बैठकों का दौर है और ये रूटीन बैठकें हैं। नहीं, मानसून सत्र तो 18 से हमने घोषित कर दिया है। एक कर्टसी कॉल थी और राज्यपाल से मिलने का एक दायित्व बनता था। कर्टसी कॉल थी और उस कर्टसी कॉल के संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था और राज्यपाल महोदय से तो मिलना हमारा चला ही रहता है, ऐसा नहीं है। कभी टेलीफोन पर बात हो जाती है तो उनसे एक कर्टसी कॉल थी और जो आपदा की स्थिति इसके बारे में उनसे चर्चा की थी और आपदा की स्थिति से कैसे निपटना है राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव दिए। हमने कहा कि आप के जो सुझाव है उसको अमली जामा बनाया जाएगा। सर, कितने दिन का सत्र रहेगा मानसून सत्र? ये मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा और 7 दिन का होगा। क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज़ है वो जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है और जिस प्रकार की आपदा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि सारा डिप्टी कमिश्नर का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, सारे सेक्रेटरी का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, मानसून सत्रों के क्वेश्चन के आंसर देने में चर्चा पर ही लग जाएगा, पुलिस प्रशासन के 3000 सिपाही 2000 सिपाही इस काम में लग जाएंगे। तो जो आपदा में प्रभावित परिवार उनको राहत कौन पहुँचाएगा? आपदा में प्रभावित परिवारों का देख रेख कौन करेगा? इसलिए डिले हुआ है। तो आगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान सुक्खू ने कहा कि बारिश के चलते भोरंज विधानसभा को काफी नुकसान पहुंचा है, तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 200 करोड़ की राहत दी गई है, जबकि नुकसान 12,000 करोड़ का प्रदेश में हुआ है। जब केंद्र सरकार से कोई राहत मिलेगी तभी प्रदेश सरकार और लोग संतुष्ट होंगे। ये जो दूसरी आपदा आई है
इसने पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आज तो मैं हमीरपुर ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। आने वाले समय में बड़सर जाऊँगा, सुजानपुर जाऊँगा, हमीरपुर जाऊँगा, नदौन जाऊँगा। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इस आपदा का कितना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है और हमें केंद्र से आर्थिक सहायता की जरूरत है। उस बारे में हम केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष का बयान है कि सही आंकड़े और दावे पेश नहीं कर रही है सरकार, आपका क्या? देखिए, हमने तो सही आंकड़े पेश किए हैं, सही दावा पेश किया है और प्रतिपक्ष की नेताजी के पास कोई सही है तो उतने ही दिला दो जितना आप कह रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने विधानसभा का सेशन बुला लिया है, उसमें आप बोलिए। अगर हम सही नहीं प्रकट कर रहे तो कौन कर रहा है जो हर जगह जाकर देख रहे हैं। यहाँ ही हमने देखा, सड़क आपके सामने गिरा है, 2 किलोमीटर पूरी बारिश होगी, उसी सड़क को रिपेयर करने के लिए 5 करोड़ रुपया लग जाएगा। इस स्कूल को की मिट्टी और पीछे दीवार के लिए भी 30 से 40-50 लाख रुपया लग जाएगा। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ हर जगह नुकसान हुआ है। आप बोलना सही आंकड़े नहीं, जितना आपको लगता है उतनी सहायता तो दिलाओ, आर्थिक सहायता। उनके जो सराज है वहाँ भी हम राशन पहुँचा रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देहरा क्षेत्र की धंगड़ पंचायत के गोठा, चांग और डीयू बस्ती के आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में 28 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। डिप्टी सीएम ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने तेहरा में HRTC वर्कशॉप और हरिपुर में बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के सभी बस अड्डों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसके लिए तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। धर्माणी के अमरपुर, पनौल, फटोह दकड़ी पंचायत में नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं और अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत और रखरखाव कार्यों और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जो ये पहाड़ी है पूरी स्लाइड कर रही है और नीचे क्योंकि गहरा नाला है तो उस तरह से भी स्लाइड हो रहा है। ये घर रहने काबिल नहीं है और बहुत मेहनत करके पूरी जीवन की कमाई लोगों ने लगाई है इस पर, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको दोबारा से यहाँ घर बनाना जो है वो इतना सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अब आने वाले समय में देखते हैं इसका क्या प्रावधान होता है। हमारी सरकार से यही अपील रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और राजस्व मंत्री जी से भी, इनको दोबारा से इनका पुनर्वास हो सके। इसके लिए कोई ऐसी ज़मीन देखनी पड़ेगी जो सुरक्षित हो, जहाँ ये घर बना सकें, तो इनको वहाँ पे ज़मीन अलॉट की जाए और घर बनाने के लिए भी कुछ सहायता। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरौली में सोमवार को लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, साथ ही प्रधान की रिहाई की मांग की। दरअसल ग्राम पंचायत खड़ के प्रधान वीरेंद्र हीर पर पेड़ कटवाने का आरोप है और इसी आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस थाने के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन, वन विभाग और विकासखंड अधिकारी सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पंचायत प्रधान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। इस मौके पर बीजेपी नेता रामकुमार और बसपा नेता लेखराज कतरौनिया भी मौजूद रहे।
मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार मुख्यमंत्री के निर्देश पर बद्दी बरौटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में भारी वर्षा के हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने गठित टीम के साथ नुकसान वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने के उपरांत टीम के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के संकट ग्रस्त क्षणों में मुख्यमंत्री न केवल स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अपितु ऐसे प्रत्येक स्थान पर राहत एवं त्वरित पुनर्वास सुनिश्चित बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी बरौटीवाला नालागढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां से प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ रुपए की आय सरकार को मूल्य संवर्धित के रूप में प्राप्त होती है। बद्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेके, तो मुझे कल सुबह समय मिला मुख्यमंत्री जी का, तो मैंने उनको पूरी स्थिति से अवगत करवाया और उनको मैंने न्योता भी दिया कि आप बद्दी और मेरे पहाड़ी एरिया में आप विजिट करें। और हिमाचल में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बीबीएन एरिया को हुआ है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये बीबीएन जिला है मेरा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत प्रभाव से ईएनसी साहब को आदेश किए और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश किए कि बद्दी के जो पुल हैं उनको जैसे भी मतलब आप जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें अभी आप दोनों साइड से लगे हैं, हमने जो ह्यूम पाइप से 1 मीटर के डबल पाइप्स लगा के उसको जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। इसको विदिन 15 डेज हम रेडी कर देंगे। पूरे जो हैवी व्हीकल्स हैं उस पर वो भी चलेंगे। और बैली ब्रिज जो है उसका भी हमने अभी ऑर्डर किया है। इनको NHAI को जो इनके पिलर्स निकले उसके ऊपर कुछ उनको स्टे करने के लिए जो पियर्स लगने हैं 2-3 पिलर्स के, उनके आदेश निर्देश इनको दिए हैं। तो बहुत जल्द उसका काम स्टार्ट करेंगे। ये समझो कि बद्दी का पूरा ट्रैफिक जो है हम विदिन 15 डेज जो है वो बद्दी से मेन हाईवे जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको चालू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए हिमाचल की टीम जो ENC साहब गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमारे SC साहब सोलन, हमारे एक्सचेंज नेशनल हाईवे के हमारे मैकेनिकल से एक्सचेंज साहब हमारे साथ हैं, पूरी टीम को उन्होंने जो है वो कंस्टिट्यूट करके यहाँ भेजा है। तो उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में इंदिरा स्टेडियम ऊना में पुरुषों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त राघव शर्मा ने किया। इस मौके पर ऊना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे निकलने के लिए एक उचित स्थान मिलता है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद को दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को उनके अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊना में मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का जो है वो शुभारंभ हुआ है। इसमें 9 जिलों की टीम जो है वो हमारी हिमाचल की पार्टिसिपेट कर रही हैं और पहला मैच जो है वो शुरू हो चुका है। मैं सभी जो टीम्स हैं उनके कोचेस जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं सभी को जो है वो गुड विशेस देता हूँ कि मे द बेस्ट टीम विन। बीते दिनों वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ वायरल हुए पत्र को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चंबा से 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस वायरल पत्र में वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अधिकारी ने इसकी शिकायत थाना बालूगंज में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश साइबर सेल को सौंपी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कुछ अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इन संदिग्धों के तार बीजेपी विधायक के साथ जुड़े हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने इस अधिकारी की ओर से मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना जरूरी है। किसी के चरित्र के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हुआ था और उस पत्र में कुछ जो कंटेंट्स थे वो काफ़ी अपमानजनक और अभद्र तरह के कमेंट्स उसमें लिखे हुए थे, जिस पर
एक अधिकारी जो हमारे हैं उन्होंने पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर पंजीकृत करवाई थी। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि जो पत्र था उस पत्र में जो पद नाम डेजिग्नेशन वगैरह थे, जिस कार्यालय से वो क्लेम किया गया था जारी करना, उस तरह का कोई पदनाम और डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी था कि ये पता लगाया जाए कि इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया गया पत्र के माध्यम से, उस पत्र का ओरिजिनेटर कौन है। उस दिशा में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर ये सामने आया कि जो पत्र को जिसने सोशल मीडिया में वायरल किया, जो ओरिजिनल ऑथर है वायरल करने वाला, वो व्यक्ति हमें पूछताछ के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल्स हैं उनको जब हमने एग्ज़ामिन किया, उसमें उस व्यक्ति का पता चल गया। इस व्यक्ति का नाम मनोज शर्मा है और ये भरमौर क्षेत्र का रहने वाला है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस प्रकार से साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन को हम कर रहे हैं। अभी कुछ 3 लोग हमने हिरासत में लिए हैं। उनसे सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के छानबीन की जा रही है। 2 व्यक्ति इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, भरमौर से हैं और तीसरा क्षेत्र से हैं, और एक अन्य व्यक्ति है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह के मैटर्स में किया जाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया में साथ साथ हम कानूनी जिम्मेदारियां और दायित्वों को भी निभाएं और उन सब चीज़ों का अनुसरण करें जो किसी दूसरे व्यक्ति की निजता से, उसकी प्राइवेसी से और उसके चरित्र से, उसके सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना। शिमला नगर निगम के महापौर आपदा राहत कोष को लेकर एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत 100 लोगों को एक ग्रुप बनाया जाएगा जो हर महीने 1,000 रुपए आपदा राहत कोष के लिए जमा करवाएंगे और 6 महीने तक सभी ये राशि आपदा राहत कोष में देंगे। इसके साथ ही महापौर ने अपने वार्ड छोटा शिमला से आपदा राहत कोष के लिए 1.5 लाख एकत्रित किए हैं, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। हम 1.5 लाख का एक ड्राफ्ट, एक चेक आपदा राहत कोष में दे रहे हैं। मेरे साथ पूर्व में नगर निगम के महापौर नरेंद्र कटारिया जी है, उनकी बेटी शीनम कटारिया है, रचना शर्मा जी है, आलोक पठानिया, और हम लोग आज से एक कैंपेन कर रहे हैं कि इसको एक आपदा राहत कोष में सरकार की एक मदद के तौर पे, और हर आदमी को मैं समझता हूँ कि इस विपत्ति के समय में खड़ा होना चाहिए। एक दूसरा हमने इसमें एक इस तरह की मुहिम चलाई कि मैं लगभग 100-150 से 200 या 200 के बीच जो लोग होंगे, हम इकट्ठा करके ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हम मिनिमम राशि 500 या 1000 रुपये रखेंगे। अगर उसमें जितना भी पैसा हर महीने इकट्ठा होगा, मान लो इसमें 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है, 1000 रुपया हमने इंडिविजुअल से रखा है जो देना चाहता है, तो उसको लेकर के लगभग अगर 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है तो हम उस राशि को लगभग 6 महीने तक चलाएंगे। 6 महीने तक का मतलब उसका 6 लाख रुपया हम उसको राशि को सरकार के खाते में हर महीने 1-1 लाख रुपया देते रहेंगे 6 महीने तक। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा करीब 1.5 माह के लद्दाख दौरे से सोमवार को मकलोडगंज वापस लौटे, जहां कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों और सांसदों ने धर्मगुरु का स्वागत किया। इस दौरान तिब्बती लोग और युवा काफी संख्या में कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मैं लद्दाख से वापस लौट आया हूं और स्वस्थ हूं। गौरतलब है कि धर्मगुरु दलाई लामा 8 जुलाई को कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद दलाई लामा लद्दाख पहुंचे थे। वहां पर करीब 1.5 माह के प्रवास उपरांत दलाई लामा वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को अपनी शिक्षा भी दी। तिब्बती युवती डोलमा ने कहा कि हमारे लिए धर्मगुरु माता पिता और गुरु और सब कुछ है। करीब 1.5 माह बाद धर्मगुरु लौटे हैं, जिनके स्वागत के लिए हम यहाँ आए हैं।
गुरुजी दलाई लामा जी लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ धर्मशाला में अराइवल हो रहे हैं ना, इसलिए तो आप उनको वेलकम करने के लिए? हाँ जी, हम सब कितने लोग सब हम यहाँ गुरुजी दलाई लामा जी के लिए वेलकम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अब बारिश भी हो रही है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? गुरुजी हमारे लिए माता पिता गुरु सब कुछ है हम लोगों के लिए ना, हम कितने लोग, इसलिए जब भी गुरुजी यहाँ पे अराइव होता है हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर ब्लेसिंग के लिए आते हैं जी। पावन दलाई लामा जी लद्दाख से धर्मशाला पधर रहा है, तो उसका स्वागत के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। मौसम भी ख़राब है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना जोश कहाँ से आता है ये? इतना जोश कहाँ से आता है ये सब? नहीं, वो तो हमारा भगवान जैसे है, हम भगवान मानते हैं दलाई लामा जी को, तो उसके लिए ना आज मतलब कि ना एक आदमी की वजह से मतलब कि शुभ मानता है, हम अपना गुरु आ रहा है, अपना माता पिता वो जो भी हो ना वो जैसे लग रहा है हमको ना, तो इसलिए आदमी आ रहे हैं इधर अभी स्वागत के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए गुरुजी का दर्शन करना? जब भी वो आते हैं या कहीं से जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। नहीं, इसमें क्या है मतलब कि ना, मतलब कि अभी तक गुरुजी ने हमको पाला है, मतलब कि ना खाना, एजुकेशन वगैरह सब कुछ उन्हीं के वजह से हुआ था। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान तेज बरसात भी श्रद्धालुओं के रास्ते की बाधा नहीं बन पाई। जहां इस बार 4 लाख श्रद्धालुओं ने माताजी के दर्शन किए, वहीं मंदिर न्यास को इस बार कुल 1,35,57,439 रुपए नकद, 293 ग्राम सोना और 25 किलो 793 ग्राम चांदी साथ ही चढ़ावा के रूप में न्यास को प्राप्त हुए। विदेशी मुद्रा में यूरो 75, कनाडा $46, इंग्लैंड से 35 पाउंड, यूएसए से 20, मलेशिया से 4 RM, यूएई से 2286 दिराम, सिंगापुर से 1, कुवैत से 2 दिराम और ऑस्ट्रेलिया से $5 मंदिर न्यास को प्राप्त हुए। ये जानकारी मंदिर न्यासी प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों को दी। माँ नैना देवी के दरबार में श्रावण अष्टमी का मेला जो है वह बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे आयोजित हुआ और पिछले 27 तारीख को यह मेला जो है समाप्त हो गया। और इस मेले के दौरान जो है 4 लाख के करीब जो है श्रद्धालु माँ नैना देवी के दरबार में पहुँचे और माँ के दरबार में उन सभी लोगों ने माथा टेका, माँ का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त किया। और उन श्रद्धालुओं द्वारा इस श्रावण अष्टमी के मेले में जो है जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसमें 1,35,00,000 रुपया जो है वो नगद श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया और उसके उपरांत 293 ग्राम सोना भी माँ के चरणों में अर्पित किया गया और 26 किलो ग्राम के करीब जो है वो चांदी भी माँ के दरबार में चढ़ी है और बहुत सी विदेशी मुद्रा भी श्रद्धालुओं द्वारा माँ के दरबार में चढ़ाई गई। और माँ के श्रद्धालु जिन्होंने माँ के दरबार में यह दान अर्पित किया है या भेंट अर्पित की है, हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ उन सभी भक्तों के घरों में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी। पूरे देश में जोरों शोरों से रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही है, वहीं बाजारों में भी राखियां सजने लगी है। गुजरात के अहमदाबाद में हमारे संवाददाता ने मार्केट में लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट देखिए। अलग-अलग क्षेत्रों में अहमदाबाद का जो मेन इलाका है, सिटी इलाका है, अहमदाबाद लाल दरवाजे के अगल बगल का जो मार्केट है वो राखी मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर देख सकते हैं अब की बार राखियों की भरमार लगी हुई है, क्योंकि बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ना भाव करती है, ना तोल करती है, ना मोल करती है। सबसे भैया अपना भैया, तो सबसे बड़ा हमारा भैया है। साल में एक ही बार बर्थडे का है, तो मोल नहीं करते भैया के लिए। आप मोल नहीं करते? नहीं करते। अभी हमें पसंद आए तो हम ले लेते हैं। ले लिया आपने कुछ राखी? हाँ, ले लिया। थैंक यू वेरी मच। अगली बार जो पिछले साल का उसमें थोड़ा भाव जाए, थोड़ा जाए, 30% ज़्यादा, 10% ज़्यादा, लेकिन भैया का तो प्यार होता है। हाँ, भैया के लिए कोई मोल नहीं होता। थैंक यू। तो
भैया के लिए बता रहे हैं, अम्मा जो बहन है बता रही है कि भैया के लिए कोई मोल नहीं। हम रखी जो दुकानदार है इनसे बातचीत करते हैं कि अगर पिछले साल कितना महंगा था, इस साल कितना महंगा है। શું કહેશો ગયા વર્ષે કેટલું મોંઘું હતું આ વર્ષે 25 થી 30% વધારો થઈ ગયો છે ભાવમાં। 30% વધારો છે। ગયા વર્ષે કેટલી વકરો થયો તો આ વર્ષે કેટલો વકરો? હજુ આ સુધી વકરાના ઠેકાણા જ નથી સાહેબ, પબ્લિક જ નથી બજારમાં પબ્લિક જ નથી। 10 ને 20નો ધંધો કરીએ છીએ અત્યારે। અત્યારે હાઈએસ્ટ કેટલા ભાવની છે? 100 રૂપિયા। 100 રૂપિયા। 100 રૂપિયા વાળી કેવી છે? આ બધી 100 રૂપિયા વાળી છે। આ 50 વાળી, આ 20 વાળી। લોકો 100 વાળી વધારે લે છે કે 25 વાળી વધારે લે છે? સૌનો ભાઈ બહેનો પ્રેમ હોય એ રીતે લે છે। 50 વાળી લે, 20 वाली ले, 100 वाली ले। तो दुकानदार का कहना है कि ये अपने भाई के प्यार पे डिपेंड करता है, बहन कौन से भाव की राखी ले रही है। लेकिन हमारे पास 100 से लेकर 150 से लेकर 50 से लेकर 20 रुपए तक का वैरायटी है। अब की बार वैरायटी में हमने फेरबदल किया है, पूरा वैरायटी नीचे लेके आए हैं। 100 से लेकर 20 रुपए तक का वैरायटी लेके आए हैं। ये हम जो बता रहे हैं पूरा मार्केट है कच्चा खच भरा हुआ है। बहनों का जो भरमार है, भैया के लिए राखी बांध रही है, राखी लेने के लिए, क्योंकि अब की बार राखी का जो टाइमिंग है वो भी शाम को रखा हुआ है, तो दिन में भी अगर बहनें चाहे तो खरीद सकते हैं। कैमरा पर्सन केतन के साथ पारस राठौड़, एनबी न्यूज, अहमदाबाद। तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।